हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इनसाइड कंप्यूटर एकेडमी एंड कोचिंग क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। याद रखना है, एंड तक बने रहना है। एंड तक बनोगे तो चीज़ें सब समझ में आएंगी। बीच में से जुड़ोगे या फिर बीच में क्लासों को छोड़ोगे तो चीज़ें फिर वहीं पे आ जाएंगी, घूम फिर के वहीं जीरो पे आ जाओगे। शुरू से शुरू करते हैं हम। पहले हम इसमें अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें। पॉलिटी की क्लास में आपके ले रहा हूँ। देखिए, राजस्थान के एग्जाम्स में जो पॉलिटी के क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आए हैं और कितने कितने आए हैं, उस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बीएसटीसी में देखिए 2013 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 8 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। उसके बाद में एलडीसी में 10 से 15 क्वेश्चन आए थे। पीटेट में 5 से 8 क्वेश्चन। सीईटी 12th लेवल में 7 से 8 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में सबसे ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं। सीईटी ग्रेजुएशन में 20 से 24 क्वेश्चन पॉलिटी के आए हैं। कब? 23-24 में। ठीक है। लैब असिस्टेंट का 2022 में लास्ट टाइम हुआ था, 12 से 18 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा हम देखें जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है वो रहा है रीट लेवल में, या रीट को भी छोड़ दो आप, तो महिला पर्यवेक्षक में। महिला पर्यवेक्षक में 15 से 20 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। इसमें 15 से 20 नहीं, आप 20 क्वेश्चन फिक्स मानो। इसमें सबसे हाई रेशियो रहता है पॉलिटी का। किसके अंदर? महिला पर्यवेक्षक के अंदर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 8 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं। तो आपको समझ सकते हो पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाता हुआ चलूंगा, छोटी छोटी चीज़ों को हम समझेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैं समझा रहा हूँ या जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान देना है। जो मैं लिखूंगा वो सिर्फ फैक्ट होंगे। मैं सिर्फ फैक्ट लिखूंगा। कॉन्सेप्ट को लिखने बैठेंगे हम तो बहुत चीज़ें लंबी हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से सिर्फ सुनना है। इसके बाद में हमारी जो ये पॉलिटी की क्लासेस होंगी तो कंप्लीट ये लगभग 60 क्लासेस हो जाएंगी। ये 60 क्लासेस के अंदर कोशिश करेंगे हम 60 क्लासेस के अंदर इसे निपटा दें। पहला मॉड्यूल हमारा रहेगा 1 से 6 क्लास का, जिसमें हम संविधान का अर्थ पढ़ेंगे, संविधान सभा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, अनुसूची और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ लेंगे। उसके बाद 7 से 14 क्लास में हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। 15 से 19 क्लास में हम कर्तव्य, डीपीएसपी और जो संशोधन हुए हैं, यानी जो इतने एरिया में संशोधन है। उसके बाद फिर संघ सरकार को पढ़ेंगे, फिर राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आयोगों को, जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, राजस्थान के हों या सेंट्रल लेवल के हों या स्टेट लेवल के हों। जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, एनएचआरसी हो गया, लोकपाल लोकायुक्त हो गया। उसके बाद में आरटीआई को पढ़ेंगे हम। उसके बाद में राजस्थान स्टेट कमीशन को पढ़ेंगे। उसके बाद में आयोग पढ़ेंगे। जितने बचे हैं उनके लिए प्रैक्टिस क्लास लेंगे एक। उसके बाद में प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं, जैसे महात्मा गांधी नरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट वाला है। उसके बाद में चिल्ड्रंस के लिए जो 2009 में आया है, जो आरटीई बोलते हैं, जिसे हम राइट टू एजुकेशन वाला। उसके बाद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ेंगे। राजस्थान की लोक सेवा गारंटी अधिनियम पढ़ेंगे। और बाकी के जितने भी अधिनियम हैं उनकी फिर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, संवैधानिक पदों की शपथ और चुनावों में जो जो सुधार हुए हैं। उसके अलावा लास्ट में हम एक रिवीजन करेंगे पूरा जितना हमने सिलेबस किया उसका। यानी शुरू से लेकर एंड तक हम पॉलिटी पढ़नी है हमें। सब्र बनाए रखना है, सब्र के साथ चीजें होंगी। आप सोचो भी एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आराम से सब्र करके बने रहना है साथ में। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। आपको ये पीडीएफ भी लेके आए हम। पीडीएफ से आपको जो रिवीजन कराया जाएगा, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो हम रिटर्न में पढ़ेंगे, लिख के पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है पॉलिटी सब्जेक्ट। एक मिनट बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, चलो पॉलिटी को। पॉलिटी जिसे हम हिंदी में राज्य व्यवस्था बोल देते हैं। तो पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं संविधान को। क्या पढ़ते हैं पॉलिटी में हम? पॉलिटी में हम पढ़ते हैं संविधान। अब आप पूछोगे सर संविधान क्या है? आप मेरे को छोटी सी एक चीज बताओ भी। कोई भी देश है, कोई भी नगर है या कोई भी शहर है, उसे हमें अच्छी तरह से चलाना है। हम चाहते हैं कि उस शहर के अंदर कोई अपराध ना हो, सभी को समान अधिकार मिले। तो उसके लिए कानून होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो आपको पता है भी बिना कानूनों के और बिना नियम के ना तो कोई देश चल सकता है, ना ही कोई घर चल सकता है। आपके एक परिवार में भी देखें आप, तो आपके परिवार में भी कुछ ना कुछ घर वालों ने कुछ ना कुछ नियम कानून बनाए होंगे आपके लिए। भी मान के चलो, जैसे नियम कानून बनाए जाते हैं भी परिवार में, देख लेते हैं जैसे 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, या फिर जो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना। तो ये आपके परिवार के नियम बनाए गए, यानी आपके परिवार का संविधान है।
तो संविधान में क्या है, संविधान में केवल नियम और कानूनों का संग्रह है संविधान। नियमों एवं कानूनों का संग्रह। ठीक है, संविधान के अंदर क्या है, कानून है, और कानूनों को हम, जो संविधान में कानून लिखे गए हैं उन्हें हम अनुच्छेद के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं, अनुच्छेद के रूप में। जैसे आपके इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे नियम 1, नियम 2, नियम 3, इस तरीके से हम इन्हें अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कोई भी नियम पढ़ते हैं या कानून पढ़ते हैं, जैसे कानून नंबर 1, कानून नंबर 2, कानून नंबर 3, वैसे ही अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद क्या होता है, तो किसी भी देश या फिर ऐसे मानो किसी भी संविधान, किसी भी संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु, व्याख्या करने वाले बिंदु अनुच्छेद होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ते, देखो दो चीजें हैं, जब हम संविधान को पढ़ रहे हैं, संविधान को हम अनुच्छेद के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी संविधान के अंदर कानून है, कानून 1, कानून 2, पर जब हम उसी कानून के बारे में और ज्यादा जानेंगे फिर उसे धारा के रूप में पढ़ते हैं। समझते हो, जैसे कोई आईपीसी की धारा है, धारा 1, धारा 2, धारा 3, यानी जब हम किसी अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं, अधिनियम की व्याख्या करने वाले जो बिंदु होते हैं उसे हम धारा बोलते हैं, और संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु अनुच्छेद होते हैं। संविधान को हम अनुच्छेदों के रूप में पढ़ते हैं। इतना समझ आया? और संविधान को थोड़ा सा और समझते हैं हम। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं इसे। बच्चों हर चीज हम बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि 30 दिन में मैं आपको क्लासें खत्म कर दूं, या ऐसा ही मैं आपको 2 दिन में सारी पॉलिटी एक बार में करा के चला जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं। ना आपके कुछ समझ आएगा, मैं तो करा के चला जाऊंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आना उससे। आराम से समझते हुए चलेंगे। संविधान को जैसा कि पढ़ाया जाता है, संविधान का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो होता है सम प्लस विधान, यानी सभी के लिए समान कानून। इसे यहां से समझ लो आप, सम यानी समान, विधान यानी कानून, यानी समान कानून, यानी देश की जनता है, देश की जनता के लिए समान कानून। जनता में सभी आ गए, कोई एक व्यक्ति नहीं, सभी के लिए समान कानून। और संविधान के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कानूनों या नियमों, नियमों लिख लो, नियमों एवं कानूनों के संग्रह वाला किताब जैसा दिखने वाला दस्तावेज, किताब जैसा दस्तावेज। अब इस लाइन को हमें ध्यान से समझना है। पहली चीज आपने यहां पढ़ लिया, अभी सम संविधान कैसे बना है, सम प्लस विधान से बना है। सम यानी समान, विधान यानी कानून, यानी सभी के लिए समान कानून। इतना समझ आया? उसके बाद में संविधान में है क्या, तो संविधान में नियम और कानून है, नियम और कानूनों का सारे संग्रह। तो नियमों एवं कानूनों के संग्रह वाला किताब जैसा दस्तावेज। आप इस चीज को समझना, हम संविधान को किताब नहीं कह सकते, लेकिन उसका रूप किताब जैसा है। ये देखिए, जैसे कि अभी संविधान की, वैसे ये ओरिजिनल पिक नहीं है, पर संविधान एक किताब के रूप में है, क्योंकि जितने भी अनुच्छेद या नियम लिखे गए हैं वो एक किताब के रूप में संकलित कर दिए गए हैं। और हम उसे किताब ना कहकर दस्तावेज ही क्यों कहते हैं, या फिर इसे भी आप थोड़ा सा और ध्यान से समझे, किताब जैसा मूल दस्तावेज कहिए इसे। संविधान को हम किताब ना कहकर दस्तावेज क्यों कह रहे हैं? याद रखिए, कोई भी किताब है उसके पास अपनी कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है, पर संविधान के पास कानूनी शक्ति है। कोई भी कहानियों की किताब आ गई, कोई भी किताब आ गई, लोग क्या करते हैं, उसको फाड़ देंगे, अनादर कर देंगे, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर संविधान के साथ आप अनादर करोगे तो संविधान के मतलब संविधान खुद एक ऐसी किताब का रूप है जिसके पास खुद की एक कानूनी शक्ति है। यानी कि संविधान के पास कानूनी शक्ति है, पर आम जो किताबें होती हैं उनके पास कानूनी शक्ति नहीं होती है। समझ रहे हो? इसलिए हम इसे किताब ना कहकर दस्तावेज कहते हैं, क्योंकि दस्तावेजों के पास ही कानूनी शक्तियां होती हैं। कोई भी दस्तावेज, जैसा मान लो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके पास एक कानूनी मान्यता है, कानूनी शक्ति है उसके पास एक।
वैसे ही संविधान क्या है? दस्तावेज है। और कैसा दस्तावेज है? मूल दस्तावेज है। अब इस मूल शब्द को समझो, मूल क्या होता है? मूल, या फिर हम इसे मौलिक भी बोलते हैं, मूल या मौलिक। मूल का अर्थ होता है स्रोत। मूल का अर्थ क्या होता है? मूल का अर्थ होता है स्रोत, यानी किसी चीज का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। स्रोत इस तरीके से समझिए, मान के चलते हैं, हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हम गंगा के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर आप पहले से स्टडी कर रहे हैं तो गंगा के बारे में पढ़ा। गंगा कहाँ से निकल रही है? गंगा गंगोत्री से निकल रही है। तो गंगोत्री क्या है? गंगा का, गंगोत्री जो गंगा का सोर्स है, स्रोत है, यानी मूल स्थान है जहां से गंगा निकल रही है। वैसे ही संविधान क्या है? मूल दस्तावेज है, कानूनों का मूल दस्तावेज है। यानी जितने भी कानून निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे? संविधान से निकलेंगे। या फिर सरकार आने वाले टाइम में जितने कानून बनाएगी वो संविधान को मद्देनजर रखते हुए बनाएगी। इस तरीके इस चीज को समझना है। अब आपको इतना समझ आया कि नियमों एवं कानूनों का संग्रह वाला किताब जैसा मूल दस्तावेज है। याद रखना है, दस्तावेज है, किताब नहीं है, दस्तावेज है। और किसका है? नियम और कानूनों के संग्रह वाला। अब इसकी आप परिभाषा लिख लीजिए। संविधान की परिभाषा लिखवा रहा हूं मैं आपको। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अरे यार, मैं इसे अलग कलर में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा ध्यान रहे, कि कल को आप सीधा पीपीटी पढ़ते हो तो उस पर आपका निगाह रहे। नियमों एवं कानूनों का ऐसा समूह, नियमों एवं कानूनों का ऐसा समूह जिसके आधार पे किसी देश को चलाया जाता है, किसी देश को चलाया जाता है, किसी देश का शासन किया जाता है। बाकी सब परिभाषा से समझने की जरूरत नहीं है, आपने इससे ही, इसी से समझ लेंगे आप। नियम और कानूनों का संग्रह वाला किताब जैसा मूल दस्तावेज संविधान है, तो इसमें परिभाषा रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है। याद रखना है, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले आते थे फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन, यानी सिर्फ फैक्ट पूछे जाते थे। आजकल कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट कैसे भी? आपको कथन निष्कर्ष के रूप में क्वेश्चन आते हैं। कथन दे देगा, उसके बाद में आपको ऑप्शन देगा कि ए कथन सही है, ए और बी कथन सही है, यानी कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है आपसे वो। जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपसे फैक्ट ही पूछे वो, पर हम लिखने का काम सिर्फ फैक्ट का करेंगे। अगर हम कॉन्सेप्ट को लिखने लगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। अब आपने संविधान को समझ लिया भी, संविधान क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम राज्य व्यवस्था। भी राज्य व्यवस्था क्या चीज है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, पॉलिटी। तो राज्य व्यवस्था क्या होती है? देखिए छोटी चीज है भी, किसी देश, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसे। किसी देश के शासन या प्रशासन प्रशासन को चलाने के लिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं, किसी देश के शासन या प्रशासन का संचालन करने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्था। अपनाई जाने वाली व्यवस्था क्या होती है? राज्य व्यवस्था होती है। यानी किसी देश के शासन को चलाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, या फिर शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है, एक मिनट, किसी देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्था, ठीक है। अपनाई जाने वाली व्यवस्था यानी वो व्यवस्था जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है, वो क्या होती है? राज्य व्यवस्था। इतना समझ में आ गया? अब इसे राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर क्या है थोड़ा सा समझना। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करूंगा। जो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 स्पर्श, अरे यार,
जरा हिंदी में देख लेना, कुछ शब्द मेरे आगे पीछे हो जाए तो। अस्पृश्यता का अंत। मैं अनुच्छेद के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। अनुच्छेद क्या होता है? किसी भी संविधान की व्याख्या करने वाला बिंदु या किसी भी संविधान की व्याख्या करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम अनुच्छेद बोलते हैं। वैसे इसका संविधान में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। तो इसका क्या अर्थ है? अस्पृश्यता का अंत, ये कानून बनाया गया संविधान सभा द्वारा ताकि जो लोगों के अंदर छुआछूत की जो भावना होती है, यानी लोग आपको देखा होगा जाति के आधार पे या फिर वैसे छूत अछूत बहुत करते भी, तू नीची जाति का है तुझे नहीं छुएंगे, अगर नीची जाति का हमें छू लेगा तो पाप लग जाएगा। इस तरीके की विचारधारा पुराने समय में हमारे देश में बहुत थी। उसका समाधान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़ा, अस्पृश्यता का अंत, यानी ये छुआछूत वाली जो भावना है ये समाप्त करनी है। अब देखो संविधान में ये जोड़ दिया गया, ये कानून बना दिया गया अस्पृश्यता का अंत होगा, पर क्या सिर्फ कानून बनाने से अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा? छोटी सी चीज को समझो भी, एक संविधान है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है भी हमें भेदभाव नहीं करना, क्या सिर्फ उसके लिख देने से भेदभाव बंद हो जाएगा? छोटी समझने वाली चीज है ना, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि किताब में तो कुछ भी लिख दो, उसके लिख देने से कुछ नहीं होगा, या कानून के बन जाने से कुछ नहीं होगा, कानून का लागू होना भी जरूरी है। यानी अस्पृश्यता का अंत एक बना दिया गया, एक कानून बना दिया इस तरीके से समझो, और इसको लागू करवाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाएगी वो राज्य व्यवस्था होगी। ये संविधान है, ठीक है, ये क्या है? ये संविधान है। इसके लिए, इसको लागू करवाने के लिए नागरिकता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। या फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जिसे बोलते हैं हम। अरे यार, अस्पृश्यता का अंत ये संविधान के अंदर है। इसको लागू कराने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। अधिनियम क्या हो गया? एक्ट, यानी एक कानून, समझ रहे हो? ये क्या हो गया? ये संविधान है, और ये क्या है? राज्य व्यवस्था। यानी संविधान के अंदर जो कानून हैं उनको लागू करने के लिए जो छोटे नियम बनाए जाते हैं वो राज्य व्यवस्था के अंदर आ जाते हैं। समझ गए? संविधान, राज्य व्यवस्था। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दे सकता हूं तो वो है रोड का। अब छोटी सी चीज लेके चलना, भी मान के चलो रोड पे चलने का अधिकार है आपका, इस चीज को समझते हो? भी रोड पे चलने का सभी का अधिकार है। ऐसा तो है नहीं किसी एक व्यक्ति को भी तुम ही रोड पे चल सकते हो, दूसरा बंदा रोड पे नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को रोड पे चलने का अधिकार है। अब ये क्या है जो रोड पे चलने का अधिकार? ये हमारा संविधान है, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, ठीक है। पर रोड पे चलना कैसे है, किन नियमों का पालन करना है, राइट साइड चलना है, लेफ्ट साइड चलना है, क्या स्पीड रखनी है, वो छोटे नियम आ गए। तो वो हमें कौन बताती है? वो राज्य व्यवस्था बताती है। रोड पे चलने का अधिकार संविधान हो गया, लेकिन चलना कैसे है वो कौन बताएगा? राज्य व्यवस्था बताएगी। समझ गए? चलना कैसे है या फिर किन नियमों का पालन करना है हमें उसके लिए, तो वो हमारी राज्य व्यवस्था बताएगी। इसमें एक एग्जाम्पल और आता है, इसमें एग्जाम्पल बहुत हैं, बात है आपकी समझने की। इसमें एक आता है आर्टिकल 21, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसके अंदर एक ऑप्शन आता है लव मैरिज। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर सब कुछ ही है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में सब कुछ ही आ जाता है। और लव मैरिज है भी, आप प्रेम विवाह कर सकते हो, संविधान ने अधिकार दे दिया, प्रेम विवाह कर सकते हो। पर क्या संविधान के अधिकार देने से आप कर लोगे? करके देख लो, घर पे तुम्हारी रेल ना बन जाए तो कह देना। घर वाले ऐसी क्लास लगाएंगे दूसरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे तुम। वो तुम्हारे घर का संविधान है, वो हमारा संविधान नहीं है। वैसे देखे तो लव मैरिज का अधिकार आपको मिल गया, मान के चलो संविधान ने दे दिया कि आप प्रेम विवाह कर सकते हो, अनुच्छेद 21 के तहत दे दिया। पर क्या ये हो जाने से, ये कानून आपका अधिकार मिल जाने से आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसको लागू करवाने के लिए मान के चलो आप करना चाहते हो, लागू करवाने के लिए फिर क्या आएगी? पुलिस प्रोटेक्शन आएगी। आपको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है आजकल, तो अगर कोई प्रेम विवाह करना चाहता है उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी, अगर वो बालिग है तो पुलिस प्रोटेक्शन किसके अंदर आएगी? ये राज्य व्यवस्था के अंदर आएगी, ये संविधान के अंदर आएगा। समझ गए संविधान और राज्य व्यवस्था का अंतर? अब राज्य व्यवस्था को चलाता कौन है, इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम समझेंगे राज्य व्यवस्था को चलाता कौन है।
राज्य व्यवस्था को संभालने का काम किसका है, या फिर ऐसे कह सकते हो। राज्य व्यवस्था को चलाता कौन है, तो राज्य व्यवस्था कौन चला रहा है, सरकार चला रही है। सरकार कैसे चलाती है, संविधान को मद्देनजर रखते हुए। आप नोट्स की चिंता मत करना, हो सकता है भी आपको मेरी राइटिंग थोड़ी सी कम समझ आए, तो नोट्स आपको प्रॉपर लिखे हुए मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और बाकायदा ये जो पीपीटी तैयार होगी या फिर बोर्ड पीडीएफ होगी वो भी आपको हमारे ग्रुप्स के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारी क्लास में मिल जाएगा आपको, यानी आप क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक और टेलीग्राम कम्युनिटी दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो राज्य व्यवस्था को चलाने का काम किसका, सरकार का। सरकार कैसे चलाएगी, संविधान को मद्देनजर रखते हुए राज्य व्यवस्था को चलाती है। अब देखते हैं राज्य व्यवस्था के अंदर क्या क्या चीजें आती है, सरकार चलाएगी कैसे इसको। तो राज्य व्यवस्था के अंदर 3 मुख्य चीजें आती हैं, इसको समझने के लिए आपको एक चीज और थोड़ी सी समझनी है भी। हम वापस उसी पे चलते हैं, संविधान वाले पे, अपने टॉपिक पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा। देखो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, अब हम संविधान को थोड़ा सा एक बार और समझेंगे, ठीक है। आपको पता है भी जब हमारा संविधान बनाया गया था वो अंग्रेजी में बनाया गया था, यानी पहला जो संविधान बना था इंग्लिश लैंग्वेज में बना था, बाद में उसका हिंदी अनुवाद हुआ, बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी अनुवाद किया उसका, और जो पहला संविधान बना था वो इंग्लिश में बना था, ठीक है। तो इंग्लिश संविधान को क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहाँ से आया है, सोचो जरा। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आया कॉन्स्टिट्यूशियो से, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कैसा है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है ये, या फिर कैसे लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है। और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है आदेश देना, आदेश देना या रेगुलेट करना, ठीक है, रेगुलेट करना। अब संविधान जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ यहाँ पे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से निकला, और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ है आदेश देना या रेगुलेट करना। अब ये आदेश किसे दे रहा है, इसे समझना है। तो ये आदेश देता है राज्य व्यवस्था को, किसको आदेश देता है, राज्य व्यवस्था को, यानी संविधान राज्य व्यवस्था को आदेश दे रहा है देश का संचालन के लिए, समझ रहे हो। अब राज्य व्यवस्था में क्या क्या चीजें आएंगी, उस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं हम। या फिर हम कह सकते हैं जो सरकार राज्य व्यवस्था को चलाती है, तो सरकार राज्य व्यवस्था कैसे संभालती है, कैसे चलाती है। तो इसके अंदर 3 आते हैं, जैसे सरकार के 3 अंग भी बोला जाता है, ऐसे समझो। राज्य व्यवस्था को कौन चला रही है, सरकार चला रही है, ठीक है। तो इसमें सरकार के क्या आएंगे, 3 अंग समझते हैं हम कि सरकार चलाती कैसे राज्य व्यवस्था को। 3 अंग होते हैं, एक तो होती है विधायिका। पहले ही बता रहा हूँ, मैं पॉलिटी का टीचर हूँ, मैं हिंदी सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ, सो कभी अगर मेरे से कोई मात्राओं में गलती होती है तो वो आप संभाल लेना, इतना मैं आपसे उम्मीद करूंगा भी, आप इतना तो कर ही सकते हैं। विधायिका, एक मिनट रुको, ये एक पूरा मैप के थ्रू हम इसे समझेंगे, इसके बाद में हम इसे शॉर्ट में भी समझेंगे, एक स्लाइड में मैं शॉर्ट में समझा दूंगा जितना भी कराया है, उसके बाद में पीपीटी के माध्यम से लास्ट में मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। तो अब आते हैं विधायक, एक मिनट, विधायिका, ठीक है। 3 अंग होते हैं, पहला आएगा विधायिका, विधायिका को समझ लेते हैं, चलो विधायिका इधर कर लेते हैं, इसका दूसरा अंग हम यहाँ पे कर लेते हैं, वो आएगा कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, और एक आ जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका, अब हम इसको और थोड़ा सा समझेंगे, हाँ इसमें कर लेते हैं। देखो कैसे है, तो विधायिका का काम क्या है, विधायिका भी 2 तरीके की होती है, एक चीज आपको, यार ये मल्टी कलर हो गया, ये ठीक रहेगा, ये ठीक है। विधायिका क्या काम कर रही है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, क्या करना, कानून बनाना। विधायिका कानून बनाएगी, कानून कैसे बनाएगी, संविधान को मद्देनजर रखते हुए ही कानून बनाएगी।
विधायिका दो तरीके से काम, विधायिका दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है केंद्र में, यहाँ संघ सरकार में हम कह सकते हैं। यहाँ पे संघ का मतलब पूरे देश के लिए है, ठीक है, केंद्र में, यहाँ संघ में। और दूसरी होती है राज्य में। वैसे ही कार्यपालिका भी दो तरीके से काम करती है, एक तो केंद्र में कार्यपालिका काम कर रही है और एक कर रही है राज्य में। मैं आपको सब समझाऊंगा कि केंद्र राज्य क्या चीज है ये। यहाँ पे भी न्यायपालिका भी ठीक है, पर वैसे न्यायपालिका हम सीधा समझ सकते हैं बिना केंद्र राज्य के। तो केंद्र और राज्य में कैसे काम कर रही है, येलो कलर ठीक रहेगा। केंद्र में विधायिका कैसे काम करती है, संसद के रूप में, और राज्य में काम करती है विधानमंडल के रूप में। केंद्र सरकारें दो तरीके की होती हैं, पहले बता रहा हूं आपको। एक होती है केंद्र में सरकार और एक होती है राज्य में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। राज्य की सरकार अलग होती है, केंद्र सरकार अलग होती है, दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं। वैसे केंद्र सरकार तो लोकसभा से चुनी जाती है, यानी जो लोकसभा में हम कह सकते हैं भी, आप समझो जिसके जो बहुमत में है, जो सरकार लोकसभा के अंदर बहुमत लेती है उसी का प्रधानमंत्री बनता है। समझ रहे हो, सरकारें दो तरीके से, केंद्र में और एक राज्य में है। जो केंद्रीय सरकार है उसे हम केंद्र में पढ़ते हैं और जो राज्य की सरकार राज्य में। केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, राज्य की सरकार केवल एक राज्य के लिए कानून बनाएगी। जैसे मैं अब राजस्थान से हूँ, हम राजस्थान से अब ले रहे हैं, तो राजस्थान की जो सरकार होगी, जो भजनलाल सरकार है इस टाइम, वो राजस्थान के लिए कानून बनाएगी, और केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम किसका है, संसद का, ठीक है। और राज्य के लिए कानून बनाने का काम होता है विधानमंडल का। संसद क्या है, संसद में हमारे द्वारा चुने हुए नेता ही बैठते हैं, यानी मंत्री बैठते हैं। संसद दो भागों से बैठती है, एक लोकसभा, दो सदन होते हैं संसद के, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। इन दोनों से मिलकर संसद बनती है। और लोकसभा में कौन बैठता है, हम विधायक चुनते हैं। विधायकी के चुनाव तो हर एक व्यक्ति करता है, आपको पता है। विधायक चुनते हैं, वो विधायक विधानसभा में जाएंगे, फिर विधानसभा से वही जाके लोकसभा में मेंबर्स को चुनते हैं, लोकसभा के मेंबर्स के लिए चुने जाते हैं, तो लोकसभा में चुनते हैं। और राज्यसभा, राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा के लिए मेंबर चुनते हैं। यानी दोनों में कौन बैठ रहे हैं, नेता बैठ रहे हैं, वही नेता हमारे लिए कानून बना रहे हैं बाद में। मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर देता हूँ थोड़ी सी भी, कुछ राजनेताओं का हम नाम लेंगे क्योंकि पॉलिटी सब्जेक्ट ऐसा, कुछ राजनेताओं का, कुछ हो सकता है राजनीतिक पार्टियों की हम बात करें चीज़ों को समझने के लिए, तो इसको आपको राजनीतिक तौर से नहीं लेना है, हमें इसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है, राजनीतिक तौर से इस चीज़ को बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, सरकार के तीन अंग आ रहे हैं जो राज्य व्यवस्था को चलाते हैं। पहला विधायिका, विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी। कानून दो तरीके से बनेंगे, एक तो केंद्र में बनते हैं कानून, यानी केंद्र सरकार बनाती है, यानी संसद बनाती है। संसद जो कानून बना रही है ये पूरे देश के लिए बना रही है, किसके लिए, पूरे देश के लिए। एक मिनट रुको, ये पूरे देश के लिए बना रही है। और राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वो राज्य के लिए बनाएगी। हम कह सकते हैं विधानमंडल, विधानमंडल सिर्फ उस राज्य के लिए कानून बनाएगा। विधानमंडल में दो चीजें आती हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा आपको हर राज्य में मिलेगी, लेकिन विधान परिषद आपको हर राज्य में नहीं मिलेगी। इस चीज को हम आगे जब संघ सरकार को पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे, राज्य सरकार को जब पढ़ेंगे तो इनको हम डिटेल में समझेंगे। हमें बस इतना समझना है, सरकार के तीन अंग है, एक विधायिका है जो कानून बनाने का काम कर रही है, जो केंद्र में सरकार बैठी है यानी संसद है, संसद पूरे देश के लिए कानून बना रही है, और विधानमंडल या फिर विधानसभा हम कह सकते हैं, वो केवल एक राज्य के लिए कानून बनाती है। अब देखो, इन्होंने कानून बना दिया, कानून बनाने का काम किसने किया, विधायिका ने किया। अब उस कानून को लागू कराने का काम कौन करेगा, वो कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका भी दो तरीके से, केंद्र में और राज्य में, ठीक है। तो केंद्र में कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आता है, एक मिनट इसे इधर कर लेते हैं, या फिर एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से और समझते हैं। हम इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। एक तो केंद्र में समझते हैं हम, केंद्र में, और एक यहाँ पे राज्य में। केंद्र में आ जाएंगे कार्यपालिका में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आ जाएंगे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, या वो उपराष्ट्रपति वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे, ये केंद्र में आ जाएंगे।
राज्य में आ जाएंगे राज्यपाल, इसमें वो मंत्रिमंडल भी आ जाएगा आपका, प्रधानमंत्री उनको मंत्रिमंडल। वैसे यहाँ पे आ जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसके बाद में आ जाएगा राज्य मंत्री परिषद कह सकते हैं आप। ठीक है, विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका क्या करेगी, उस कानून को लागू करवाएगी। ठीक है, उसके बाद में न्यायपालिका क्या कर रही है, और 3 अंग हैं न्यायपालिका में। 3 अब होता है न्यायपालिका, यानी कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। कोर्ट 3 तरीके के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं और उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं। याद रखना, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके नीचे हाई कोर्ट यानी इससे छोटे, उसके नीचे होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। जिसके अंदर ये जिला कोर्ट वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट राज्य में एक होता है, उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं छोटे, जो हर एक जिले में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा एक ही है दिल्ली के अंदर, आपको पता है। तो न्यायपालिका क्या काम करेगी, या फिर हम कह सकते हैं कोर्ट क्या काम करेगा। एक मिनट रुकिए, विधायिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका ने कानून को लागू करवा दिया, और न्यायपालिका क्या करेगी, जो ये कानून बना है, ये कानून जनता के हित में है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। यानी न्यायपालिका काम क्या है, जांच करना। जांच करना किसकी, कानून की जांच करेगा, कानून की जांच करना और न्याय करना। जैसे कि मान के चलो कोई कानून बनाया, वो जनता के हित में नहीं है, कोई व्यक्ति उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी अच्छी तरह से व्याख्या करेगी, उसको देखेगी, उसके बाद में उससे रिलेटेड जांच करेगी और न्याय देगी भी वो कानून सही है नहीं। अगर वो कानून गलत है, जनता के हित में नहीं है, तो उसे लागू नहीं, मतलब लागू किया गया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा देश काम करता है। इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आराम से समझना है, जितना अब तक कराया है उसका सारा सार करा रहा हूं मैं आपको। पहली चीज देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम संविधान कहते हैं, हिंदी में हम समझ सकें, थोड़ा सा इंग्लिश में चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशियो शब्द से निकला है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ होता है आदेश देना। आदेश यानी हमारा जो संविधान है वो आदेश दे रहा है। आदेश किसको दे रहा है, राज्यव्यवस्था को। राज्यव्यवस्था को चलाने का काम कर रही है सरकार। सरकार 3 तरीके से चलाती है, मतलब 3 मेन इसके पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, इनको समझेंगे। पहला विधायिका। विधायिका, विधायिका का काम क्या है वो भी बताएंगे अब, एक मिनट। दूसरी है कार्यपालिका, और तीसरी आ जाएगी न्यायपालिका। विधायिका क्या कर रही है, विधायिका कानून बनाने का काम करती है। एक मिनट से हम थोड़ा सा पेन चेंज करके लिख लेते हैं, आपको याद रहेगा। विधायिका भी 2 तरीके से होती है, वैसे वो हम पीछे में डिटेल में बता दिया, यहाँ पे आपको शॉर्ट में ही चलते हैं चीज़ों को, ताकि आपको याद रहे चीज़ें। विधायिका क्या काम कर रही है, कानून को बनाने का, यानी कानून बनाना विधायिका का काम है। विधायिका आपको बता दिया, विधायिका जो केंद्र में होती है उसे हम संसद बोलते हैं, ऐसे समझो इसे। केंद्र सरकार की जो होती है उसे हम संसद बोलते हैं, यानी पूरे देश के लिए कानून बना रही है संसद। और जो दूसरी विधायिका है जो कि राज्य में है, उसे हम विधानमंडल बोलते हैं, जो किसी एक राज्य के लिए कानून बनाती है। वैसे ही कार्यपालिका क्या काम करेगी, तो कार्यपालिका काम होगी कानून को लागू कराना, जो कानून बनाया विधायिका ने उसे लागू कराना, लागू करना या कराना। ठीक है, कार्यपालिका भी 2 तरीके से होती है, केंद्र में आ जाएगी और एक दूसरी आ जाएगी राज्य में। जो केंद्र में आएगी उसमें क्या आएंगे, प्रधानमंत्री वगैरह और ये सारे आ जाएंगे, मतलब अपने राष्ट्रपति समझ लो। राज्य में गवर्नर समझ लो, गवर्नर यहाँ जैसे में राज्यपाल। बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। गवर्नर, माय मिस्टेक, गवर्नर और राज्यपाल दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
उसके बाद में आ जाती है न्यायपालिका। कानून बनाने का काम विधायिका ने किया, कानून को लागू कराने का काम कार्यपालिका ने कर दिया। अगर उस कानून से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई समस्या है या फिर वो कानून सही नहीं है तो उसकी जांच करने का काम न्यायपालिका का है। कानून की जांच करना, न्याय करना, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट संविधान की रक्षा करना। याद रखना है, न्यायपालिका का काम सिर्फ ये नहीं कि संविधान के ये क्या नाम है कानूनों की जांच करना और न्याय करना, संविधान की रक्षा करना भी न्यायपालिका का काम ही है। यानी संविधान इस चीज को भी देखती है कि जो कानून बनाया गया क्या वो संविधान के अनुसार बनाया गया, क्या वो संविधान में दिए गए किसी अधिकार या किसी सीमा से परे तो नहीं है, किसी सीमा को उल्लंघन तो नहीं कर रहा, किसी अधिकार के आड़े तो नहीं आ रहा जो कानून बनाया गया, तो उसकी जांच करना भी न्यायपालिका का काम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा देश काम करता है। समझ गए? सरकार आएगी, सरकार को हम चुनते हैं, जनता क्या करेगी? सरकार चुनेगी। सरकार क्या करेगी? राज्य व्यवस्था को चलाएगी। कैसे चलाएगी? कानून बनाएगी, लागू करवाएगी, न्यायपालिका उसकी जांच करेगा। इस तरीके से हमारा पूरा देश काम करता है। इतना हमने समझ लिया। इसे आपको आपको एक बार और समझाना है तो मैं नहीं, हम इतना ही रहते हैं से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अरे ये अलार्म बार बार बज रहा है, एक मिनट रुको। अब एक मिनट सुनना। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जो तीन चीजें मदद करती हैं, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार की मदद करती हैं तीन चीजें। वाइट पे चलते हैं। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए तीन मुख्य चीजें होती हैं। अरे यार, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए मदद करती हैं, ऐसा लिखो, मदद करती हैं। वो तीन मुख्य चीजें हैं। पहली तो संसद, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं भी, संसद क्या करती है? पूरे देश के लिए कानून बनाती है। दूसरा न्यायपालिका, जिसका काम है दंडित करना, यानी कोई अपराध कर रहा है उसे दंडित करना। और जो संसद ने कानून बनाया है उसकी जांच करना। कानून बनाना, और कानून बनाना या फिर हम कह सकते हैं जैसे अपने वित्त से रिलेटेड बजट बनाने का काम भी संसद ही करती है। हम थोड़ा सा बेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना। डिटेल में जैसे हम चीज़ों को पढ़ेंगे, जब हम संसद को डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझेंगे हम। उसके बाद में होती हैं अपने संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा जान चुके हैं, न्यायपालिका के बारे में हम थोड़ा सा जान चुके हैं। अब सोचते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। याद रखना है, कोई भी संस्थाएं या आयोग तीन तरीके से होते हैं, यानी मेन इनकी पहचान तीन तरीके से होती है। आप लिखिए यहाँ पे संस्थाएं। संस्थाएं जैसे हम इंस्टीट्यूशन बोल दो, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। या आयोग जो होते हैं, संस्थाएं लिखो आप। मुख्य से तीन प्रकार से होती हैं संस्थाएं। एक होती हैं संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। दूसरी कौन सी होती हैं? दूसरी हैं संवैधानिक संस्थाएं होगी, असंवैधानिक संस्थाएं, फिर गैर संवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक संस्थाएं, और तीसरी आ जाएंगी आपकी इसी में गैर संवैधानिक संस्थाएं।
टाइम हो गया 11। बच्चों अब मेरे को ये बताओ छोटा सा भी, आप इसको हम अभी आगे कंटिन्यू करें या बाकी की चीज़ों को कल की क्लास में करने पर आप तो क्या बताओगे? क्लास रिकॉर्डेड है। 11 बज गए, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, मेरे को 1 मिनट का टाइम देना। सर आना 1 मिनट जरा, देखो ना कितने घंटे अपनी क्लास कितनी होगी लंबी, ज़्यादा लंबी ना हो जाए, चेक कर लो। 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट का टाइम दो। हाँ थोड़ी सी और कर लें, ठीक है। बस इसको समझ लेते हैं हम संस्थाओं वाले टॉपिक को, उसके बाद बाकी की चीज़ें हम कल करेंगे, ठीक है। इतना हमने समझ लिया संस्थाएं, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। तो यानी सरकार की मदद जो राज्य व्यवस्था के अंदर, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए मदद कौन सी करती, कौन कौन सी 3 चीजें मदद करती हैं? संस्थाएं, न्यायपालिका और गैर संवैधानिक, सॉरी संसद, न्यायपालिका और गैर संवैधानिक संस्थाएं। संसद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। हमें सिर्फ समझ विकसित करनी है, हमारी पहली क्लास है, पहली 2 से 3 क्लासों में हम थोड़ी सी समझ विकसित करनी है ताकि आगे चीजों को आप बहुत प्रॉपर तरीके से समझ पाओ। संसद समझ ली, न्यायपालिका का बेस हमने समझ लिया। अब गैर संवैधानिक संस्थाएं, तो संस्थाएं मैंने जैसे बताया आपको 3 तरीके से होती हैं, या आयोग बोल सकते हैं, 3 तरीके से होते हैं। पहली होती है संवैधानिक संस्थाएं, जिनका जिक्र संविधान में है, यानी जिनके बारे में संविधान में लिखा गया है, ठीक है। असंवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में नहीं है या फिर संविधान के विरुद्ध होती हैं, ठीक है। और ये गैर संवैधानिक संस्थाएं जिनका संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस तरीके से ये संस्थाएं हमारी चलती हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, पेन छोटा कर लूंगा। जिनका जिक्र संविधान में, जिनका जिक्र संविधान में है, यानी जिनके बारे में संविधान के अंदर बताया गया है, वो कौन सी संस्थाएं? संवैधानिक संस्थाएं। इसके एग्जांपल में आ जाएंगे जैसे वित्त आयोग, वित्त आयोग आर्टिकल कौन सा आता है वित्त आयोग का, यानी अनुच्छेद कौन सा आता है? 280। 280 यानी अनुच्छेद 280, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया हुआ है। तो ये कैसी संस्था होगी? संवैधानिक संस्था, क्योंकि संविधान के अंदर इसका जिक्र है, वित्त आयोग का जिक्र है, ठीक है। तो ये संवैधानिक संस्था होगी। अब हम देखते हैं असंवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं। याद रखना बच्चों, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आर्टिकल, यानी अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। जब हम अनुच्छेद ना लिख के, अनुच्छेद एक शब्द बड़ा हो जाता है तो हम अनुच्छेद नहीं लिखेंगे, उसे शॉर्ट फॉर्म में आर्टिकल लिखेंगे। आगे जितनी भी क्लास चलेगी उसमें हम आर्ट लिखेंगे, यानी ऐसे, ठीक है, सीधा आर्टिकल 1 या आर्टिकल 2। इस बात को समझते हुए चलना। वित्त आयोग हो गया, या फिर इसमें हम और एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग हो गया, ये आर्टिकल हमारे 324 के अंदर आता है। हम इन सब चीज़ों को आराम से डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। उसके अलावा ओबीसी आयोग, या फिर ओबीसी आयोग हो गया। तो ये सारे कौन से आयोग हैं? ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। उसके बाद में आएगी असंवैधानिक संस्था, जो संविधान का उल्लंघन करती हैं। मिनट बच्चों, जो संविधान का उल्लंघन करती हैं। तो जो संविधान का उल्लंघन करती हैं वो कैसी संस्थाएं होगी? असंवैधानिक संस्थाएं होगी। संवैधानिक संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में है, जैसे वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग, ओबीसी आयोग हो गया। उसके अलावा असंवैधानिक संस्थाएं जिनका संविधान में जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, वो संस्थाएं कौन सी होगी? असंवैधानिक संस्थाएं होगी। उसके अलावा गैर संवैधानिक संस्थाएं वो होती है जिनका संविधान में जिक्र नहीं है। जिनका जिक्र संविधान में नहीं है पर इन्हें बनाया जा सकता है, यानी इनका गठन किया जाता है, किसी अधिनियम या किसी कानून को लाकर इन संस्थाओं को गठन किया जा सकता है, जिनका जिक्र संविधान में नहीं है। सॉरी माय मिस्टेक, हाँ ठीक है, जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, ये वाली होगी। अब हम असंवैधानिक संस्थाओं में कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं।
जैसे कि आतंकवादी संगठन होते हैं। आतंकवादी संगठन, देखो आतंकवादी संगठन क्या कर रहे हैं, आपको पता ही है आतंकवादी क्या करते हैं देश के अंदर, मारकाट करना, लोगों को मारना या जैसा भी है। तो वो सब क्या है, ऐसा आतंकवादी है, और वो क्या है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई भी आतंकवादी अगर जनता को मार रहा है तो वो संविधान का उल्लंघन है। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ जनता को मारो, ठीक है ना। तो ऐसी संस्थाएं या फिर ऐसे संगठन जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं वो क्या है, असंवैधानिक संस्थाएं हैं। समझ में आया, असंवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं जिनका संविधान में जिक्र है, वित्त आयोग होगा, निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग क्या करता है, बजट से रिलेटेड काम करता है, यानी कि हमारे देश में कौन कितना पैसा किस पे लगेगा वो सारा काम वित्त आयोग संभालेगा। निर्वाचन आयोग चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का है। इनका जिक्र संविधान में है, तो ये संवैधानिक संस्था हो गई। असंवैधानिक संस्था जिनका जो संविधान का उल्लंघन करती हैं वो असंवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कि आतंकवादी संगठन हो गई। आतंकवादी संगठन को कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग कानून लाए जाते हैं। अब आती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, जिनका जिक्र संविधान में नहीं है। ऐसी संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, पर जो संविधान के किसी कानून को लागू कराने में या फिर संविधान को लागू कराने में मदद करती हैं। ऐसी संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में नहीं है पर संविधान को लागू कराने में मदद करती हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं बनती कैसे हैं, याद रखो, जैसे कि संविधान के अंदर कोई कानून नहीं है, उसको लागू करवाने में जो संस्थाएं मदद कर रही हैं वो गैर संवैधानिक संस्थाएं। संविधान में जिक्र नहीं है पर संविधान को लागू कराने में मदद कर रही हैं, ठीक है। जो संविधान, ये गठन कैसे होता है, यानी ये बनती कैसे हैं, दो तरीके से हैं। एक तो राष्ट्रपति बनाते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर बनाते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह पर, या फिर संसद भी गठन कर सकती है। क्या कर सकती है, संसद भी गठन कर सकती है। तो संसद कैसे गठन करेगी, किसी कानून को लाकर, कानून या अधिनियम लाकर, कानून या अधिनियम लाकर गैर संवैधानिक संस्था, किसी भी गैर संवैधानिक संस्था का गठन कर सकती है। इतना समझ में आ गया। बस हम एक बार इससे इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। गैर संवैधानिक, जो याद रखना, संसद जो कानून या फिर अधिनियम लाकर संस्थाएं गठन, वो सांविधिक संस्थाओं में आ जाता है। होती गैर संवैधानिक संस्था को उन्हें सांविधिक संस्थाएं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हमारी पहली क्लास थी ये, पहली क्लास कंप्लीट हो गई है। पहली क्लास में आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, इसका रिव्यू प्लीज़ आप देना, ताकि हमें भी पता लगे कि हमें क्या सुधार करना है या आपको किस तरीके से हम और अच्छे या बेटर तरीके से समझा सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट में अपने रिव्यू देना भी, आपको क्लास अच्छी लगी है या नहीं लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितनी भी आगे आने वाली वीडियो है नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। याद रखना, सारी क्लास फ्री में कराई जा रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी हमारे बैचेस हैं, वो सेंटर पे हैं, वो जो कि बहुत ही मिनिमम फीस में है। पर जो ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे आ रही हैं वो एकदम फ्री है आपके लिए। याद रखना, रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। हर एक क्लास में कोई भी टीचर करा रहा है, रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक कीजिएगा क्लास को, अगर पसंद आई है, नहीं आई है रिव्यू दीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, वो आपकी इच्छा है, पर एक बार रिव्यू जरूर देना बनता है आपका। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहाँ तक, बाकी चीज़ों को हम कल आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।